जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 23 जनवरी 2025 के डिटेल्ड करेंट अफेयर्स एनालिसिस की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ डेटा प्रोड्यूस किए हैं, पब्लिश किए हैं, तो देख लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चर्चा में क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है कि इंडिया बिकम्स 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। याद रखिएगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, इंपोर्टिंग कंट्री नहीं है, ये प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया बिकम्स वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री। इस बात की जानकारी किसने दी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है फिजिकल ईयर 24 में। तो एक्सपोर्ट हुआ है, मतलब 7th लार्जेस्ट तो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट जो हुआ है वो भी भारी भरकम एक्सपोर्ट हुआ है। 1.29 बिलियन डॉलर्स का फिजिकल ईयर 24 में एक्सपोर्ट किया गया है कॉफ़ी का, जो कि कंपेयर किया जाए फिजिकल ईयर 21 से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिजिकल ईयर 21 में 719 या 719 मिलियन का ही एक्सपोर्ट किया जा चुका था। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इन जनवरी 2025, तो इस साल ही जनवरी 2025 में लगभग 9300 टन्स कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। तो याद रखना है आपको, जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है और जनवरी 2025 में 9300 टन्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं कॉफ़ी की? तो कॉफ़ी इंडिया से जाती है इटली में, बेल्जियम में और रशिया में। ये टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडियन कॉफ़ी की। प्राइमरीली दो कॉफ़ी वेराइटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट करती है, कौन कौन सी? अराबिका और रोबस्टा। ठीक है, याद रखना है कि ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि अराबिका और रोबस्टा किसके वैरायटीज़ हैं, टी की, कॉफ़ी की, जूट की, कितने भी बहुत ढेर सारे आइटम आपको दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये अरेबिका और रोबस्टा जो है ये कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं। एक्सपोर्ट टाइप क्या है, कौन से एक्सपोर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं वो होते हैं अनरोस्टेड बीन्स। ठीक है, 75% जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से वो अनरोस्टेड बीन्स रहते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में काफ़ी चाय पी जाती है, सॉरी कॉफ़ी पी जाती है, फ़िल्टर कॉफ़ी, मतलब कई तरीके की कॉफ़ी। रील्स में कई कॉफ़ी दिखाते हैं, कौन सी एक डलगोना कॉफ़ी और फिल्टर कॉफ़ी, ये सब दिखाते रहते हैं ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन है। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की चर्चा करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है कर्नाटका में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 71% प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, फिर केरला में और फिर तमिलनाडु में। तो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कॉफ़ी के, साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटका विद 71%, केरला 21% और तमिलनाडु लगभग 5% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है इंडिया की। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की चर्चा कर लें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में अंडर कॉफ़ी एक्ट। ठीक है, याद रखना है, कॉफ़ी एक्ट 1942 में पास हुआ था, उसके बाद कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चेयरमैन है एमजी दिनेश, करेंटली इसके चेयरमैन है एमजी दिनेश। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका। इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा 1942 में हुआ था। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है या एस्टैब्लिश्ड है बेलहोनर कर्नाटका में। याद रखिएगा, बेलहोनर या इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होता हो, बेलहोनर कर्नाटका में सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया है विद अ सब स्टेशन एट चेटल्ली कर्नाटका। ठीक है, तो सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, बेलहोनर कर्नाटका में स्थित है। कॉफ़ी के जोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे हमने डोमिनेंस देखी कॉफ़ी की। कॉफ़ी 71% कर्नाटका प्रोड्यूस करता है, केरला 21% और तमिलनाडु 51%। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स कॉफ़ी की। तो आइडियल टेम्परेचर होता है कॉफ़ी का 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेनफॉल कितनी रिक्वायरमेंट होती है कॉफ़ी ग्रोथ की? तो 100 to 250 सेंटीमीटर। कॉफ़ी डजंट थ्राइव अंडर टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री और अबव 30 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कॉफ़ी ग्रो नहीं करती है। जैसे फ्रीजिंग कंडीशन हो तो कॉफ़ी ग्रो नहीं करेगी, फ्रॉस्टी कंडीशंस हो या हाई टेम्परेचर हो तो कॉफ़ी ग्रो नहीं करेगी। लोकल विंड है चेरी ब्लॉसम जो कर्नाटका में ब्लो करती है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी ग्रोथ को प्रमोट करती है। याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम कहाँ ब्लो करती है? तो ये कर्नाटका की लोकल विंड है जो कि कॉफ़ी ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, सॉयल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कॉफ़ी की? तो वेल ड्रेन्ड रिच लोमी सॉयल, laterite soil and red soils rich in iron, potash and calcium are ideal for coffee cultivation। तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी की सारी जानकारी ले ली जितनी हमारे एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण थी।
अग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप की चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो इस समय हुआ है आज की डेट में, वो है इंडिया के साथ यूएसए का अग्रीमेंट टू बूस्ट कोऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। वैसे तो बहुत ढेर सारे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, कई कंट्रीज़ के साथ होते रहते हैं, पर क्योंकि यूएसए एक प्रोमिनेंट कंट्री है इसलिए हम ये देखेंगे कि इंडिया और यूएसए के बीच किससे रिलेटेड कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किया गया है। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये कॉपरेशन या एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, साइनिंग पार्टीज कौन कौन सी हैं? तो इंडिया की तरफ से इंडिया के एम्बेसडर साहब विनय क्वात्रा जी ने साइन किया है, और यूएसए की तरफ से एक्टिंग यूएसए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी कैंगैलो ने, ठीक है, क्रिस्टी कैंगैलो ने ये साइन किया है एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टू बूस्ट कोऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। कहाँ पे ये साइन हुआ है याद रखिएगा, तो ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में साइन हुआ है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में साइन किया गया है। तो इससे पर्पस क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को स्मूथ बनाना, बॉल्स्टर करना, ताकि जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको रोक के उनके जो भी परपिट्रेटर्स हैं उनको मतलब पनिश किया जाए, ताकि वो और ये सब काम न कर पाए आगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूएसए के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंडिया की तरफ से साइनिंग पार्टी थी विनय क्वात्रा जी, जो कि इंडिया के एम्बेसडर है टू यूएसए, और यूएसए की तरफ से एक्टिंग यूएसए डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टी कैनगैलो ने साइन अप किया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की। तो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट करने के लिए सीजी पावर और सीएसपीएल ने फिजिकल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, फिजिकल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है टू एडवांस इंडियाज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, उसके चलते सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड और सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? तो सेमीकंडक्टर असेसमेंट एंड टेस्ट फैसिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए। ये कहाँ पे यूनिट स्टैब्लिश की जाएगी? तो सानंद गुजरात में स्टैब्लिश की जाएगी। तो याद रखना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है ये, जिसके चलते ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखना है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए फिजिकल सपोर्ट एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया है? तो ये सीजी पावर और सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की गई है। इसमें क्या होगा? इसमें असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी। इसकी लोकेशन क्या होगी? ओसीएटी यूनिट की। ओसीए यूनिट कौन सी है? यही आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। इसकी यूनिट होगी, लोकेशन होगी इस यूनिट की सानंद गुजरात। अपॉइंटमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट अपॉइंटमेंट पूरे विश्व में इस समय डोनाल्ड ट्रंप जी का है। तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप जो है वो बने हैं 47th प्रेसिडेंट यूएसए के। याद रखिएगा, 47th प्रेसिडेंट यूएसए के बने हैं। और जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ये 50th वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के। ठीक है, 50वें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वैंस, और राष्ट्रपति पद के लिए जो डोनाल्ड जॉन ट्रंप है वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के। ये बात याद रखिएगा, नंबर्स याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली आपको नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो 47th प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड जॉन ट्रंप, और जेडी वैंस बने हैं 50th वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। कब इनका शपथ समारोह था? तो जनवरी 2025 को इनका शपथ समारोह था। लोकेशन क्या थी? कैपिटल हिल, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। प्रेडेसेसर्स कौन रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने सक्सीड किया है जो बाइडन को, और जेडी वैंस ने जगह ली है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा किनको सक्सीड किया है, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस ने। प्रीवियस प्रेसिडेंसी क्या थी डोनाल्ड ट्रंप की? तो ये 45th प्रेसिडेंट थे यूएसए के बिटवीन 2017 टू 2021। अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आते ही काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन अप किए हैं। तो उनमें से कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो 1600 पार्डन साइन किए हैं जो भी यूएसए कैपिटल हिल राइट्स में इन्वॉल्व थे 2021 में। तो सबको क्या दे दिया है? क्षमा दे दी है, 1600 लोग को पार्डन्स दे दिया है। ठीक है, कल हम लोग ने इसकी चर्चा की थी कि यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। साथ ही साथ इन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या किया है? एंड कर दिया है फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स एंड टेम्परेरी वीजा होल्डर्स। इसके अंतर्गत पहले क्या होता था? इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है यूएसए के, शायद 13 आर्टिकल या 14th आर्टिकल, हमको याद नहीं है करेक्टली, आपको अगर पता हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होता है। जो भी वहाँ पे
यूएसए में लोग रहते हैं, मतलब जो यूएस सिटीजन नहीं है, नॉन यूएस सिटीजन्स हैं, जो कि इमिग्रेंट्स हैं और टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं, पहले क्या होता था, अगर उनके बच्चे हैं तो उनको बर्थ राइट ऑटोमेटिकली मिल जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, अब इनको बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड कर दिया गया है। बर्थ राइट सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, जहाँ जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं या टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं या जिनका वीज़ा समाप्त हो गया है और फिर भी इलीगल तरीके से यूएसए में रह रहे हैं, अगर उनका कोई बच्चा होता है तो उनको ऑटोमेटिकली यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो इसी चीज़ को ख़त्म किया है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएसए के नए प्रेसिडेंट 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने। इसी तरीके से एक और इन्होंने क्या कहते हैं, एक और डिसीजन लिया है जिसमें 100% टैरिफ लगाया जाएगा ऑन गुड्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट करेगा इंडिया को, याद रखिएगा। 100% टैरिफ ऑन गुड्स प्रपोज किया गया है, ब्रिक्स कंट्रीज से आने वाली जो भी ब्रिक्स कंट्रीज से आने वाले गुड्स पे 100% टैरिफ लगेगा। साथ ही साथ इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कैनेडा एंड मैक्सिको स्टार्टिंग February 1, 2025। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है सदर्न बॉर्डर विद मैक्सिको, क्योंकि वहाँ से बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डेमोग्राफी वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत कर रही है, और फिर जो जॉब्स हैं, जो लो पेइंग जॉब्स हैं, वो सारी इमिग्रेंट्स को चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन है उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है सदर्न बॉर्डर विद मैक्सिको पे। साथ ही साथ इन्होंने जो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कि सपोर्ट करते थे LGBTQ कम्युनिटी को, उनको भी रद्द कर दिया है, रिपील कर दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिए थे, भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो ये बात भी याद रखिएगा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ऊषा वैंस की। तो ऊषा वैंस बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड हिंदू सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जनवरी 2025। ठीक है, तो JD वैंस की वाइफ है ऊषा वैंस, जिनका ननिहाल ये माना जाता है कि कानपुर में है। हालांकि ये है तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश की है, पर ये तेलंगाना की है ये, और इनका जो ननिहाल था वो कानपुर में माना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ऊषा वैंस बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड हिंदू सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जनवरी 2025। तो JD वैंस की वाइफ है ऊषा वैंस, तो शी बिकम्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड हिंदू सेकेंड लेडी, सिंबलाइजिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इन मॉडर्न अमेरिका। सेकेंड लेडी कौन होती है, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ। फर्स्ट लेडी कौन होती है, तो फर्स्ट लेडी होती है प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, हम लोग ने करंट अफेयर्स में चर्चा की थी याला ग्लेशियर की, जो कि नेपाल में है, जो कि 2040 तक क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो वो एक ग्लेशियर था, याना ग्लेशियर, जिसके चलते क्या हुआ था, यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो याद रखना है आपको, यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है इन 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। कब ये अनाउंस किया गया था, 21 जनवरी 2025 को अनाउंस किया गया था। डिक्लेयर किसने किया है, तो यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक ग्लोबल अर्जेंसी जनरेट की जाएगी फॉर सेफगार्डिंग ग्लेशियर्स विच आर क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 2025 को डिजिग्नेट किया गया है, क्या डिजिग्नेट किया गया है, एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। और इसको किसने डिक्लेयर किया है, यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सी डेट को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, तो ये मार्च 21 को सेलिब्रेट किया जाएगा, और 2025 में पहली बार सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज़ नहीं है, याद रखिएगा। 21 मार्च को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ऑब्जर्व किया जाएगा, या वर्ल्ड ग्लेशियर डे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो पहला सेलिब्रेशन मार्च 21, 2025 को किया जाएगा। ठीक है, और ये पहली बार कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन विल बी हेल्ड इन दुशानबे, ताजिकिस्तान इन मई 2025। ठीक है, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की जाएगी दुशानबे, जो कि ताजिकिस्तान की कैपिटल है, मई 2025 में। बैकग्राउंड की बात करें तो इसको 77th सेशन दिसंबर 2022 में इसके लिए रेजोल्यूशन
पास हो चुका था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये कब पास हुआ था, ये दिसंबर 2022 में पास हुआ था 77th सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा अगर कठिन बनाना चाहते हैं एग्जामिनर्स तो आपसे यही पूछेंगे कि ये जो, ठीक है आपको पता है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 को डिक्लेयर किया गया है, पर इसका रेजोल्यूशन कब पास हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था 77 सेशन में दिसंबर 2022 में। और इसको किसने बैक किया था, तो इसको यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बैक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरी चर्चा कर ली इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की, कब पास हुआ था, कब मनाया जाएगा, और कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिन्होंने 2025 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल है इस समय प्रोफेसर सेलेस्ट साउलो। स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये भी आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी याद रखिएगा। कई बार आपसे क्या पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में प्रोमिनेंट बॉडीज दे देते हैं, प्रोमिनेंट एंटिटीज दे देते हैं, और उनके हेडक्वार्टर्स आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में दे देते हैं, फिर आपको मैच कराना होता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें भी एकदम थरो रहिएगा अपनी प्रिपरेशन के साथ। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसकी चर्चा हम लोग ने कल वाले करंट अफेयर्स में भी की थी कि छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है क्या, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर स्कीम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर स्कीम। कब लॉन्च की गई थी, 20 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई थी। कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो छत्तीसगढ़ रायपुर से लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की है, चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी, इन्होंने लॉन्च की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जितने भी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, जो भूमिहीन कृषि हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको क्या होगा, उनको 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, बायगाज, गुनियाज एंड अदर लैंडलेस फैमिलीज। तो बायगाज और गुनियाज वहाँ की ट्राइब्स हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की, तो उनको भी 10,000 सालाना दिया जाएगा, जिससे क्या हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने लॉन्च की है, किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। इसके अंतर्गत 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता सालाना दी जाएगी। जितने भी भूमिहीन मजदूर हैं, जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको ये सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट एंड गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब, ठीक है। तो फिनटेक इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है। आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि किस राज्य में भारत के इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है। गिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि अब सब जानते हैं गिफ्ट क्या है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है गिफ्ट, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो आपको गिफ्ट हटा के ये पूछेंगे कि इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये गांधीनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है और इसको सपोर्ट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको फंसाया जा सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा कि इस जो इंस्टीट्यूशन है, ये दो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब, ये सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई गुजरात की। आते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश में पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है नामपोंग अरुणाचल प्रदेश में। क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये पास बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था, और साथ साथ कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के चलते पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पांगसू पास की लोकेशन देखें तो ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है। ये कितने एल्टीट्यूड पे है, तो ये 3727 फीट या 1136 मीटर पे बेस्ड है, और ये पार्ट है पटकाय हिल्स का, याद रखिएगा पटकाय हिल्स का पार्ट है। फेस्टिवल ओरिजिन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसको 2007 में शुरू किया गया था पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल को, और हर साल के जनवरी में नामपोंग में अरुणाचल प्रदेश के ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेज होती है, जैसे बिहू डांस जो कि असम का है, बैम्बू
बैम्बू डांस जो कि मिजो ट्राइब का है, मिजोरम का है, और तांगसा रोंगरैन वॉर डांस जो कि तांगसा नागा ट्राइब का है। यहाँ पे बहुत ढेर सारे आपस में डांस होते हैं, चाहे वो असम के हो, मिजोरम के हो, नागालैंड के हो, सब आपस में मिलके यहाँ पे एक कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल में किए जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है, नामपोंग अरुणाचल प्रदेश में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट अवार्ड इस समय है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी इंस्टीट्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस बार के रिसिपिएंट कौन बने हैं, किसको मिला है, किसको सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद को इस बार सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। कौन सी कैटेगरी में? तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अब अवार्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने आपको बताया जो भी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड का ओवरव्यू है। ये इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें दो कैटेगरी होती हैं, जो कि एक इंडिविजुअल कैटेगरी होती है और एक एंटिटी कैटेगरी या इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी होती है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। हर साल ये 23 जनवरी नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है या अनाउंस किया जाता है। बात कर लेते हैं इस साल के रेसिपिएंट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर्स हमने देखा हैदराबाद में है। इसके की इनिशिएटिव्स, दो की इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, ये एंटिटी ने इस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको इस साल का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने 2016 में सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल सरत लॉन्च किया था, जो कि हेल्प करता है कोस्ट गार्ड को, नेवी को और कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस को टू लोकेट लॉस्ट इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स एट सी। ठीक है, तो सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल भी इन्होंने लॉन्च किया है इनकॉइस ने। इनकॉइस का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इनको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की। तो DARPG ने एक स्कीम और पोर्टल लॉन्च किया है। कौन से अवार्ड के लिए? तो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने किसके लिए, किस अवार्ड के लिए स्कीम और पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको कौन सी अवार्ड है ये, तो PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 के लिए जो है DARPG ने स्कीम और पोर्टल लॉन्च किया है। DARPG जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंदर आती है ये एंटिटी। ठीक है, इस अवार्ड की बात करें PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। फिर इसमें कई बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, 2014 में हुई थी, 2020 में हुई थी और फिर 2021 में हुई थी। ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इनोवेटिव वर्क बाय डिस्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जब आप लोग कलेक्टर हो जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे और बहुत कुछ उत्कृष्ट कार्य करेंगे, तब हो सकता है आपको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, याद रखिएगा, गेट्स और कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 का सम्मान प्राप्त हुआ है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को। ठीक है, तो याद रखिएगा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया की, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 का। किस लिए प्राप्त हुआ है? तो क्वांटम कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और ऑप्टिक्स में इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 सबसे सम्मानित किया गया है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कार्यरत है। ठीक है, तो याद रखना है आपको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज किसको मिला है? तो ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्वांटम कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और ऑप्टिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये प्राइज मिला है। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज किसको नॉमिनेट करता है? तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं
पर्टिकुलरली क्वांटम कंप्यूटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज से सम्मानित किया जाता है। और इस साल का सम्मान जो प्राप्त हुआ है वो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को प्राप्त हुआ है, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कार्यरत हैं। कल्चरल न्यूज की चर्चा करें तो उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर प्राप्त हुआ है उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर जो है प्राप्त हुआ है, मिला है उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। और ये स्कल्पचर का एरा क्या है, कब ये बना था, तो ये 17वीं सेंचुरी में बना था यूजिंग 12th सेंचुरी स्टाइल। ठीक है, बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, पर 12वीं शताब्दी का इसका यूज किया गया था। जो भी टेक्निक्स थी 12वीं शताब्दी की स्टाइल थी उसको कॉपी किया गया है। कौन से मटेरियल से बना है ये, तो 5 मेटल्स पंच लोहा से ये बना है उमा महेश्वर का मेटल स्कल्पचर। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है उमा और महेश्वर, मतलब उमा जो माँ पार्वती हैं और महेश्वर जो बाबा भोलेनाथ है, उनका मेटल स्कल्पचर प्राप्त हुआ है उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। ठीक है, आर्टिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये शैव और शाक्त और नागा कल्ट ट्रेडिशंस को इनकी ब्लेंडिंग दिखाता है। ठीक है, शैव, शाक्त और नागा कल्ट ट्रेडिशंस की ये प्रॉपर बिल्डिंग है उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर में। इसमें लॉर्ड शिवा बाबा भोलेनाथ का रिप्रेजेंटेशन है, तो देख लेते हैं। ये लोटस के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं बाबा भोलेनाथ, जटा मुकुट पहने हैं, थर्ड आई ऑन फोरहेड है, बैक राइट हैंड होल्ड्स अ परशु जो कि एक्स है, और परशुराम जो कि माने जाते थे, अगर आप जानते होंगे उनके बारे में। बैक लेफ्ट हैंड होल्ड्स अ मृग डियर, फ्रंट राइट हैंड डिस्प्लेस अभय मुद्रा, फ्रंट लेफ्ट हैंड रेस्ट ऑन पार्वतीज लेफ्ट थाई, 5-headed serpent above शिवाज हेड एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला। ठीक है, और जो माँ पार्वती या माँ उमा का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, होल्ड्स अ लोटस बड इन हर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सपोर्ट्स लॉर्ड शिवा, वियर्स किरीटा ऑर्नामेंटल हेड गियर एंड ज्वेलरी। और अदर फीचर्स क्या है इस कल्चर के, तो लॉर्ड गणेश जी हैं शिव जी के राइट में, षणमुख या कार्तिकेय हैं ऑन द लेफ्ट, नंदी बुल है बीनीथ शिवाज राइट फुट, स्कल्पचर फ्रेम्ड बाय प्रभावली आर्क एंड विद लायन और कीर्ति मुख सिंबलाइजिंग प्रोटेक्शन एंड पावर। ठीक है, उमा महेश्वर कल्ट कब शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, तो 10वीं-11वीं सेंचुरी में अंडर सोम शर्मा गुजरात में उमा महेश्वर कल्ट शुरू किया गया था। तो ये बात भी याद रखेगा हिस्ट्री से रिलेटेड कि 10th-11th सेंचुरी में सोम शर्मा गुजरात के नेतृत्व में उमा महेश्वर कल्ट क्या किया गया था, राइज किया था, ओरिजिन था। फिर उसके बाद ये रैपिडली स्प्रेड किया अक्रॉस इंडिया, रूटेड इन वज्रयान बुद्धिज्म। ठीक है, तो वज्रयान बुद्धिज्म का इसमें इन्फ्लुएंस दिखता है। रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ लव एंड डिवाइन यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा करें तो स्टार गेट एआई प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार गेट एआई प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट, $500 बिलियन का प्रोजेक्ट अगले 4 सालों के लिए अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लार्जेस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इन हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी फंडिंग कितनी है, $500 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट गोल क्या है, वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना, जॉब्स को क्रिएट करना और यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करना। कौन कौन कोलैबोरेट करेगा ये देखिए, याद रखिएगा आप, सॉफ्ट बैंक है, ओपन एआई है, ओरेकल है और MGX है। ठीक है, की टेक कंपनीज और कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, ओरेकल है, आर्म है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या रोल रहेगा, ये ट्रेन करेगा एआई मॉडल्स को। ठीक है, ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करेगा। एनवीडिया का रोल क्या करेगा, ये एआई स्पेसिफिक हार्डवेयर स्टैब्लिश करेगा। ओरेकल का रोल क्या करेगा, फंडिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एआई सिस्टम्स, ये ऑपरेटिंग एआई सिस्टम्स को बिल्ड करेंगे, फंड करेंगे। आर्म्स का क्या रोल रहेगा, ये असिस्ट करेंगे ओपन एआई को डिजाइन और डेवलप करने में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर एआई एप्लीकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद जो एलन मस्क साहब है वो काफ़ी खफा हो गए थे, क्योंकि ये एक तरीके का राइवल प्रोजेक्ट है उनका, तो मतलब जो कंपनीज हैं वो राइवल है इनकी, तो इसके लिए जो है इलॉन मस्क काफ़ी खफा हो गए थे स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट से। ठीक है, खैर ये तो कंट्रोवर्शियल बातें, ये सब ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मसाला देने के लिए आपको बता दिए। और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की लोकेशन क्या होगी, तो पहला मेजर हब टेक्सास यूएसए में ओपन किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो स्टारगेट का पहला मेजर हब कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये टेक्सास यूएसए में स्टैब्लिश किया जाएगा।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं विकास लिक्विड इंजन की। तो इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है रीस्टार्टिंग ऑफ विकास लिक्विड इंजन। ठीक है, याद रखिएगा, रीस्टार्टिंग ऑफ मतलब एक बार बंद हो जाए फिर से रीस्टार्ट हो जाए, तो इसकी टेस्टिंग की गई है विकास लिक्विड इंजन की। कहाँ पे की गई है? प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसकी टेस्टिंग हुई है। किसने टेस्ट किया है? इसरो ने टेस्ट किया है। इसका पर्पस क्या है? टू टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट रीस्टार्ट कैपेबिलिटी ऑफ विकास लिक्विड इंजन, एडवांसिंग स्टेज रिकवरी टेक्नोलॉजीज फॉर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए विकास लिक्विड इंजन की ये इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, विकास इंजन की चर्चा करें तो ये लिक्विड स्टेजेस के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा, विकास जो है लिक्विड स्टेजेस के लिए यूज किया जाता है। इसरो की लॉन्च व्हीकल्स में लिक्विड स्टेज होती है, कई में 3 स्टेज होती है, कुछ में 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो पहले में सॉलिड होती है और दूसरी जनरली क्या होती है, दूसरी तीसरी लिक्विड स्टेज होती है। तो लिक्विड स्टेज में ही विकास इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दीज इंजन्स हैव एप्लीकेशंस इन कोर स्टेज लिक्विड प्रोपल्शन ऑफ इसरोज PSLV एंड GSLV। फ्यूल कैपेसिटी कितनी है विकास इंजन की? तो 40 टन है फॉर PSLV GSLV मार्क 1 एंड मार्क 2 एंड 55 टन फॉर GSLV मार्क 3। ठीक है, तो ये कैपेसिटी भी याद रखिएगा विकास इंजन की।